मई 2026 के बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है एग्जाम ओरिएंटेड बैच सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स मई 2026 ट्रिक थीम यानी 2.0 बैच। इस बैच के अंदर 110 घंटे में आपको स्टडी मेटेरियल का पूरा कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चंस, चाहे मॉड्यूल 3 हो, चाहे कंसोलिडेशन हो, चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो हमारे, और आरटीबी पीवाईक्यू जब से न्यू सिलेबस आया तब से अब तक के, और अनलिमिटेड व्यूज, और 24/7 डाउट सपोर्ट, और 4 आपको हार्ड बुक मिलेंगी। एक ट्रिक हार्ड बुक मिलेगी जिसके अंदर हमने मॉड्यूल 3 के और कंसोलिडेशन की ट्रिक्स बना रखी हैं। एक फ्लो चार्ट बुक मिलेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए, एक एमसीक्यू बुकलेट मिलेगी और एक मेन नोट्स की बुक मिलेगी। 2 चार्ट्स भी मिलेंगे हार्ड बुक में आपको रिवीजन के लिए, क्योंकि इस बैच में रिवीजन भी इंक्लूडेड है, वो भी हम ही कराएंगे बच्चा बाटे। प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल। आज उसका पहला लेक्चर है कंसोलिडेशन, हम आपको कराने जा रहे हैं, और कंसोलिडेशन के और भी कुछ लेक्चर्स हम यूट्यूब पर ही डालेंगे। तो भाई देखिए जरा, पूरे तरीके से हमें जज कीजिए और ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम जरूर करना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा अगर आपको इस बैच की रिक्वायरमेंट है तो बच्चा पार्टी। इसी प्रकार से कंसोलिडेशन के और भी लेक्चर्स हम डालेंगे, तो हो सकता है आप लेक्चर नंबर 2 या 3 देख रहे हो अभी, ऐसा भी पॉसिबल है, उससे ज्यादा। पहले इस हम कॉन्सेप्ट कराते हैं किसी भी चैप्टर का, फिर कॉन्सेप्ट समझाने के बाद उसकी ट्रिक देते हैं, फिर उस ट्रिक से हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूं चुटकियों में क्वेश्चंस होते हैं भाई, यूं चुटकियों में क्वेश्चंस। छोड़िए 300 350 घंटे का झंझट, 110 घंटे में सब कुछ वही है, पूरे डिटेल में है। एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा, एक सिंगल लॉजिक नहीं छोड़ा। पहले लॉजिक देते हैं, फिर ट्रिक देते हैं, डायरेक्ट ट्रिक नहीं देते हैं। कंसोलिडेशन ही दे दिया मैंने आपको डेमो के लिए, क्योंकि इसी में जज कर लो तुम मुझे। ये सबसे बड़ा खतरनाक चैप्टर है, अगर ये मैंने तुम्हें उंगलियों पे यूं ही आसानी से करा दिया तुम समझ जाओगे, बाकी सब होना ही होना है। इसलिए कंसोलिडेशन आपको दिया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा बच्चा भाई, अभी शुरू होगा बस थोड़ी ही देरी में। डीएम जरूर करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाना। कोई प्राइस वगैरह का इशू लगे तो मुझे डीएम जरूर करना ऊपर, ठीक है ना? वो एडजस्ट करेंगे फिर आपस में बात करके, जो भी चल रहा होगा उसमें थोड़ा बहुत कर। और बताओ, ठीक है? विद दिस नोट आज की चर्चा शुरू करते हैं। अभी कंसोलिडेशन देखना शुरू कीजिए आप, लेके प्रभु का नाम। 10 और भी कोई क्वेरी रह गई है बैच से रिलेटेड तो डीएम है ही, या कमेंट कर देना, सब एड्रेस करके चलता हूं। चल वीडियो को लाइक करो फटाफट, धन्यवाद। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सर जी हम बढ़िया, आप सुनाइए। बच्चों में बता दूं यहाँ भी सब बढ़िया। जिसका सबको था इंतजार, जिसके लिए सबका दिल था बेकरार, वो लेक्चर आ गया। आज कंसोलिडेशन की ट्रिक मैं आपको समझाने वाला हूं बच्चा पार्टी। सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट कराने के बाद आज मैं आपको कंसोलिडेशन की ट्रिक समझाने जा रहा हूं। आर यू रेडी? यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीख दे देता हूं आप लोगों को। आज की जनरेशन थोड़ा ओवरली यूज कर रही है इस चीज को, स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क। वो लोग सोच रहे हैं कि हार्ड वर्क करें ही ना और स्मार्ट वर्क के थ्रू ही काम बन जाए। ये बहुत बड़ा वहम है, मार खाएंगे ये सभी लोग। मैं बता दूं, स्मार्ट वर्क कम्स आफ्टर हार्ड वर्क। अभी आप देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, ये जो ट्रिक है हमारी, ये कब काम आएगी? जब पीछे हम 4 लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट समझ के हार्ड वर्क कर चुके हैं। इज इट डन? यस सर जी। तो विद दिस नोट आज की चर्चा शुरू करते हैं। हार्ड वर्क पहले करें, फिर उसको स्मार्ट में तब्दील करें, और जीवन भर फिर स्मार्ट वर्क करते रहें। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एक बार हार्ड वर्क, 2 बार हार्ड वर्क जरूरी है, फिर ही आप उसको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो बच्चा पार्टी शुरू करते, लेके प्रभु का नाम। बेसिकली आज एक ये अंडरस्टैंडिंग सा लेक्चर है, छोटा ही लेक्चर रहेगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग सा लेक्चर है। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि हमारी ये जो ट्रिक है ये काम कैसे करेगी। हमने ये पीडीएफ जो पीडीएफ है, जो ट्रिक बुक है, इसके अंदर ये कंसोलिडेशन के जो नोट्स हैं ये बनाए कैसे हैं, ये किस वे में वर्क करके चलेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। चल तो बच्चा पार्टी, अभी सभी बच्चे अपने पास जो ट्रिक बुक है उसे ओपन कर लेंगे एक बार बिना किसी देरी के। ट्रिक बुक के अंदर जो कंसोलिडेशन है आपको उसे ओपन कर लीजिए, बिल्कुल लास्ट में आपको मिलेगा, इंडेक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। कंसोलिडेशन ओपन कर लीजिए बिल्कुल लास्ट में। ठीक है सर जी, नो प्रॉब्लम विद दैट, ओपन कर लेते हैं। लास्ट में बिल्कुल बैलेंस शीट ट्रिक है, उससे पहले ये कंसोलिडेशन है, इसे ओपन करके बैठ जाइएगा। जो थोड़ा बहुत मैं लिखूं वो लिख करके चलिएगा अपने पास। ठीक है सर, ठीक है, डन डना डन डन सर, डन डना डन डन। चलो तो रे बच्चों, चलो रे बच्चों, चलो 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 बच्चों, हमने क्या किया है स्टडी मटेरियल के अंदर, या अपना जो भी आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू कुछ भी हो, इनके अंदर प्यारे बच्चों बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं।
as far as this chapter accounting standard 21 consolidated financial statement is concerned। इसका नाम consolidated financial statement है, प्यार से consolidation कह देते हैं इसको। as far as consolidation is concerned 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक जो है क्वेश्चन हमारे, एक जो टाइप के क्वेश्चन है वो है बेसिक नॉर्मल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। किसी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकलवा लिया आपसे, किसी में गुडविल कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करवा दी, वो आप वहीं से कर लेंगे। जो मैंने कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपको समझाया है, वो कॉन्सेप्ट वाले जो नोट्स है उसमें गुडविल कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, अपना इंट्रिंसिक वैल्यू का भी लिखा हुआ है, एंड अपना ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला वो सब लिखा हुआ, वो वहां से हो जाएंगे। इट इज ऑलरेडी डन। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है वो है कंसोलिडेटेड P&L या एक क्वेश्चन है CFS का या नहीं। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है वो है कंसोलिडेटेड P&L के। ये बच्चों बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसके लिए कोई ट्रिक तक की भी जरूरत नहीं है। जब हम स्टडी मैट में कंसोलिडेटेड P&L या एक आधी क्वेश्चन शायद कैश फ्लो का भी है, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो, वो जब हम करेंगे वो करते करते ही ऐसे इजीली समझ में आ जाएंगे कि उनमें कुछ नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने जो कंसोलिडेटेड P&L याद किया था, बस वहीं से सारा काम जो स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट याद किया था, वहीं से सारा काम चल जाएगा। ठीक है सर। और तीसरे और सबसे बड़े और सबसे ज्यादा पेपर में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड चांसेस वाले क्वेश्चन होते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जिनमें हमें बनानी होती है, जिसके अंदर एक होल्डिंग कंपनी दे रखी होती है, एक सब्सिडरी कंपनी दे रखी होती है, और क्वेश्चन कहता है कि भैया होल्डिंग के पास सब्सिडरी के इतने शेयर्स हैं, इनका कंसोलिडेशन करके दिखा। फिर उन 2 बैलेंस शीट्स को कंसोलिडेट यानी मर्ज करके हमें दिखाना पड़ता है, मर्ज करके हमें दिखाना पड़ता है। ओके सर, ओके सर। इसी के लिए हमारी ट्रिक है, इसी के लिए हमारी ये ट्रिक है। मैंने कह दिया कंसोलिडेटेड P&L तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, पढ़ के ही हो जाएगा। और कैलकुलेशन बेस्ड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, बहुत ही छोटे मोटे क्वेश्चंस। भाई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बेहद कम होते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन से 14 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो 90% केस में तो भैया यही आएगा आपका, 10% केस में यहाँ से आ जाएगा। प्रैक्टिस हम दोनों ही टाइप के करेंगे, प्रैक्टिस हम दोनों ही टाइप के करेंगे, स्टडी मैट भी करेंगे, RTP PYQ भी करेंगे, सब करके चलेंगे, सब करके चलेंगे। ओके सर। अब एक डिस्क्लेमर पे पहले ही दे दूं सभी प्यारे बच्चों को, जो अभी मैं ट्रिक आपको सिखाने जा रहा हूं ये कंसोलिडेशन के लिए, स्टडी मैट, RTP, MTP, PYQ इन पे पूरे तरीके से काम करेगी। अब आप किसी भी XYZ ऑथर की बुक ले आएंगे, उस ऑथर ने आपको परेशान करने के लिए और कंसोलिडेशन का भूत बनाने के लिए ऑलरेडी उसमें 100 एडजस्टमेंट घुसेड़ रखी हैं, कहीं से कुछ उठा के कहीं से कुछ उठा के, ताकि आपको ड्राइवर दिखा देखो कंसोलिडेशन कितना बड़ा हुआ है। फिर उनको खुद ही सॉल्व कराते हैं, फिर 350-400 घंटे के लेक्चर्स देते हैं आपको। ठीक है, तो उस झंझट में मत पड़िएगा सर। स्टडी मटेरियल, RTP, MTP, PYQ भगवान है। जब मैं कह रहा हूं अपनी ट्रिक से मैं आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूंगा, तो बचेगा क्या। फिर भी कुछ बच्चे हैं जिन्हें चुल होती है, नहीं मानते, वो कहते हैं जी एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। आई से वंस अगेन, किसी ऑथर की बुक से कोई एडजस्टमेंट उठ करके नहीं आएगी। अगर नई एडजस्टमेंट आती है तो वो आपको वहीं एनालाइज करनी पड़ेगी अपनी कॉमन सेंस और कॉन्सेप्ट के बेस पर। स्टिल हमारी एक एडजस्टमेंट सीरीज होती है जो आपके इस वाले ऐप में, इस कोर्स के अंदर भी अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें हर एक चैप्टर से कीमती एडजस्टमेंट्स उठा करके मैंने अलग से डिस्कस कर रखी है। ठीक है, कंसोलिडेशन में उसमें कुछ एडवांस वाली भी करवा देंगे आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है सर जी, ठीक है, हल्ला तो नहीं मचाओगे अब। ठीक है, तो ये हुई पहली शांति, ये हुई तुम्हारी पहली शांति। ठीक है सर जी, ठीक है सर, ओके सर, डन 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 सर, डन 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 डन। एंड दूसरा चिल नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। हाय, कैसे बच्चे हो तुम, हैं कैसे बच्चे हो तुम। तुम्हें चिंता लेने की आदत पड़ गई है, तुम्हें टेंशन लेने की आदत पड़ गई है। तुम्हें कंसोलिडेशन जैसा ह्यूज चैप्टर 1 घंटे में परोस रहा हूं, ऐसी ट्रिक दे रहा हूं जो झंझट खत्म। तुम्हें नोट्स टू अकाउंट्स की चिंता हो रही। इट मींस लक्ष्मी माथे पे तिलक लगा रही है और तुम मुंह धोने की बातें कर रहे हो। दिस इज बैड बच्चा पार्टी, ये आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। ये मत सोचना कि तुम पढ़ाई की टेंशन ले रहे हो, बहुत अच्छी चीज, ये टेंशन की आदत पड़ गई है तुम्हें। फिर तुम किसी और क्षेत्र में भी जब सब कुछ मिल जाएगा तब भी टेंशन लोगे। वो कहते हैं ना कि सब कुछ अगर मिल गया तो फिर जियोगे किसके लिए। ये इंसानी आदत है टेंशन लेने की, इससे बचो, इससे बचो। नोट्स टू अकाउंट्स मैं ही करवाऊंगा भाई, और कौन करवाएगा। ट्रिक बुक देखी थी, नोट्स टू अकाउंट्स नहीं थे, मैं तो हूं, हमें कराऊंगा। ठीक है सर, ठीक है, डन सर डन। तुम यार साबित कर देते हो कि तुम हो ही बच्चे ही अभी। अरे इंटर में आ गए, अभी जल्दी से आर्टिकल जब ऑफिस जाना शुरू करोगे लोग तुम्हें इज्जत से देखना शुरू करेंगे, बड़े हो जाओ यार, डोंट टेक टेंशन। ठीक है सर जी, पक्का। चलो तो बच्चा बैठी। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन क्या किया है हमने इसमें। स्टडी मैट,
और आरटीवी पीवाईक्यू के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चा पार्टी जिनमें बैलेंस शीट बनानी है वो उनकी हमने यहाँ पर उठा करके ये देखिए क्वेश्चन पीडीएफ बना दिया, इलस्ट्रेशन 10, 11, 12 ऐसे चलता रहेगा ये, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है सर। फिर उसमें क्या किया है हमने, उसमें क्या किया है हमने, क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जिन क्वेश्चंस में बनानी होती है वो क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं कि उनमें एक होल्डिंग कंपनी का डाटा दे रखा होता है, एक सब्सिडरी कंपनी का डाटा दे रखा होता है और आपसे कहते हैं कंसोलिडेशन करके दिखाओ, ठीक है सर। हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन का डाटा यहां लिख दिया, H फॉर होल्डिंग कंपनी, S फॉर सब्सिडरी कंपनी। ये ब्लू में ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, ये ब्लू वाला जो पोर्शन यहां लिखा हुआ ये आपका क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, दिस इज योर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। ये वाला जो कॉलम है ये आपका आंसर है, 5 लाख, 260, 70, 225, 1055, 8, 255 to 1055, ये आपका आंसर है बच्चा पार्टी, ठीक है सर, ठीक है सर। और ये क्वेश्चन वाली फिगर से इन आंसर वाली फिगर्स तक पहुंचने के लिए, ये क्वेश्चन वाली फिगर से इन आंसर वाली फिगर्स तक पहुंचने के लिए ये रेड मार्क्ड जो भी पोर्शन है हमारा ये ट्रिक है बच्चा पार्टी, ये रेड मार्क्ड जो भी पोर्शन है हमारा ये ट्रिक है बच्चा पार्टी। एंड रिमेंबर, जो ये रेड मार्क ट्रिक इस क्वेश्चन में लिखी हुई है वो ही हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है, ये चेंज नहीं होगी बार बार। ये रेड मार्क ट्रिक्स हर एक आइटम को निकालने के लिए सामने जो रेड मार्क ट्रिक्स है ये इस क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है, हर एक पे भी एप्लीकेबल है, चेंज नहीं होंगी, इनमें रत्ती भर बदलाव नहीं आएगा किसी भी क्वेश्चन में। ओ माय गुडनेस, एक ही बार करना है बस, इट मीन सर, हाँ बस बस एक ही बार करना और कुछ नहीं, एक ही बार करना और कुछ नहीं, ठीक है सर। सुन के बड़ा अच्छा लगा सर, सुन के बड़ा अच्छा लगा। अगली बात, ये ट्रिक बनी कैसे अभी समझा दूंगा। अब बच्चे फिर हाय करना शुरू कर देते हैं, पेपर में कैसे करना सर हमें ये सॉल्यूशन। पेपर में तुम्हें पता क्या करना है, ये तो मैंने क्वेश्चन से उठाया, मैंने तुम्हें बैलेंस शीट की ट्रिक सिखाई, बैलेंस शीट की ट्रिक सिखाई, बायबैक के वक्त भी बताई थी। क्या कहा था वहां पे, क्वेश्चन से फॉर्मेट चेपो, क्वेश्चन से फॉर्मेट चेपो। तो अगर मैं फेयर सॉल्यूशन की बात करूं तो ये जो लिखा हुआ है पर्टिकुलर इक्विटी लायबिलिटी शॉर्ट फंड सरप्लस माइनस इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी, ये आपको क्वेश्चन से चेपना है, ये आपको क्वेश्चन से चेपना है बच्चा पार्टी। ओके सर, ओके सर, ये आपको क्वेश्चन से चेपना है। और ये वाला जो पोर्शन है ये नहीं लिखना आपको, ये वाला पोर्शन नहीं लिखना, ये जो ब्लू में होल्डिंग सब्सिडरी ये लिखना ही नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग पार्ट के लिए आपको समझाने के लिए हमारी ट्रिक बुक में लिखा हुआ है, फाइनल सॉल्यूशन में ये भी नहीं लिखना आपको, पेपर में ये भी नहीं लिखना, बस ये वाला पार्ट लिखना है। और जहां ये ट्रिक लिखी हुई है ना, यहां नोट नंबर आएगा 1 2 3, और ये जो ट्रिक के फॉर्मूले से ये लिखे हुए हैं ये नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में लिख करके दिखाओगे आप, वो मैं सब कराऊंगा, अभी समझा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं बच्चा पार्टी, वो सब हम करेंगे, डोंट वरी। तो आई रिपीट वंस मोर, प्रेजेंटेशन कैसे, ट्रिक बुक में क्या किया हमने, क्वेश्चन भी का भी फिगर्स लिख दी, फिर ट्रिक लिख दी, फिर आंसर की फिगर्स लिख दी। फाइनल सॉल्यूशन पेपर में क्या करोगे, फॉर्मेट क्वेश्चन से चेपोगे, फॉर्मेट क्वेश्चन से चेपोगे, ठीक है। ये लो लिख लो, नंबर 1 कॉपी पेस्ट फॉर्मेट फ्रॉम क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट फॉर्मेट फ्रॉम क्वेश्चन। नंबर 2 राइट नोट नंबर एंड फाइनल अमाउंट। नोट नंबर और फाइनल अमाउंट लिखना है आपको बस। ये जो होल्डिंग सब्सिडरी की ब्लू में फिगर लिखी हो ये नहीं लिखनी, ये नहीं लिखनी। और नीचे अप्लाई ट्रिक फॉर्मूलाज इन नोट्स टू अकाउंट्स, और ये जो ट्रिक फॉर्मूले यहां लिखे हुए हैं ये नोट्स टू अकाउंट्स में बनाने हैं आपको। अप्लाई ट्रिक फॉर्मूलाज इन नोट्स टू अकाउंट्स, नीचे जो नोट्स बनाते हैं हम वर्किंग नोट बना करके दिखाने, इन्हें वहां लिख देना है। तो बिल्कुल वही प्रेजेंटेशन आ जाएगी सेम टू सेम जो स्टडी मेट की और जो हमें चाहिए भी, जिससे हमें पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे। रिवाइज करो ऐसे, रिवाइज करो ऐसे, और फिर प्रेजेंट करो वैसे। रिवाइज करना, अंडरस्टैंड करना हमारी लेक्चर से, ट्रिक बुक से, और जब इसकी रिवीजन करने लर्न करना हमारी ट्रिक बुक से, लर्न करो हमारे लेक्चर से, देखो हमारे लेक्चर, सीखो यहां से। और जब रिवीजन करने बैठोगे तो फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करना, क्वेश्चन वाली फिगर्स ये जो है लिखी हुई है मत लिखना, ट्रिक की जगह नोट नंबर लिखना 1 2 3 4 और फाइनल अमाउंट लिखना। और जो ये ट्रिक के फॉर्मुलेज लिखे हुए नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में लिखे जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, ठीक है सर।
ठीक है सर। चलो बच्चों, मैंने कहा जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं थोड़ा बहुत लिख रहा हूं वो लिखते हुए चलना। तो आई गेस ये तीनों पॉइंट आप लोग लिख रहे हैं, ये जो मैंने अभी लिखवाए तीनों पॉइंट लिख लीजिए। नंबर 1 कॉपी पेस्ट, ये फेयर सॉल्यूशन के लिए नोट्स है, ट्रिक बुक से अलग जो पेपर में सॉल्यूशन करना है उसके लिए। नंबर 1 कॉपी पेस्ट फॉर्मेट फ्रॉम क्वेश्चन। नंबर 2 राइट नोट नंबर एंड फाइनल फिगर्स। फॉर्मेट क्वेश्चन से नोट नंबर अपना जो है लिख दो और फिर फाइनल फिगर्स लिख दो। और जो ट्रिक के फॉर्मुले थे ये नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में बनेंगे। अप्लाई ट्रिक फॉर्मुलाज इन नोट्स टू अकाउंट्स। Yeah sir, absolutely fit and fine, no problem with that. Let's go ahead बच्चा पार्टी। जब आप कॉपी कर रहे होगे फॉर्मेट क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन ने फॉर्मेट दे रखा है बैलेंस शीट को, उसे जब अपने सॉल्यूशन में कॉपी पेस्ट कर रहे होगे आप, तब आपको यहाँ पे स्टार लगा लीजिए। स्टार का ध्यान रखना है। एक ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्वेश्चन की बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा आपको, ये खुद लिखना है आपको, ये खुद लिखना है आपको। ये खुद लिखना है, स्टार लगा लीजिए। तो जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपने लिखा है ना, कॉपी पेस्ट फॉर्मेट फ्रॉम क्वेश्चन, इसके ऊपर भी स्टार लगा दीजिए कि इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, कि इससे रिलेटेड कुछ बातें ध्यान रखने योग्य है। कि जब फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर रहे होगे क्वेश्चन से, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि रिजर्व सरप्लस के नीचे माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना है। वो क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, हमें ही लिखना है, हमें ही लिखना है। उसके बाद पीपी के नीचे यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है। पीपी के नीचे यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है। क्यों प्यारे बच्चों, गुडविल और कैपिटल रिजर्व का वो टॉपिक समझाया था मैंने आपको। हाँ सर, अगर ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो गुडविल, अदरवाइज कैपिटल रिजर्व। गुडविल को कहाँ लिखते थे, क्या बताया था, नॉन करेंट एसेट्स में। तो अगर गुडविल निकल के आई तो यहाँ आएगी ना नॉन करेंट एसेट्स में। ठीक है सर। और सर अगर कैपिटल रिजर्व आया, वो तो यहाँ आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, वो तो इसमें ही आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक। तो यहाँ एक लाइन छोड़नी है कि अगर गुडविल निकल के आई तो फिर यहां लिख करके चलेंगे। तो यहां एक लाइन छोड़नी, यहां एक लाइन छोड़नी। और तीसरा स्टार लगाइए बच्चा पार्टी, तीसरा स्टार लगाइए। जो क्वेश्चन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको गिवन होती है वो नहीं लिखनी, क्योंकि वो कट जाती है। मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं आपको। होल्डिंग द्वारा सब्सिडरी में जो इन्वेस्टमेंट की गई है, होल्डिंग की कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर, होल्डिंग वाली कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट लिखी होती है, लेकिन वो होल्डिंग का जो सब्सिडरी में कैपिटल में हिस्सा उससे कट जाती है। मैंने सिखाया था आपको, इसलिए वो फाइनल बैलेंस शीट में शो नहीं होगी, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गिवन होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब बच्चा फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करते टाइम उसे भी लिख देता है, इसलिए ये बात भी ध्यान रख के चलनी है आपको, बस बच्चा पार्टी, हो गया काम। दिस इज इट। अब तो बस छोटी ट्रिक क्या है, वो फॉर्मूले से जो ऑलरेडी आपने समझ लिए, बस उनको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूँ आपको। बस दिस इज डन। ऊपर लिखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंपनीज का नाम लिखिए, एज ए डेट डालिए, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट, फॉर्मेट क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कीजिए, फाइनल अमाउंट लिखिए, ट्रिक की जगह नोट नंबर 1 2 3 4 लिखिए, और जो ट्रिक के फॉर्मूले से रेड कलर में लिखे हुए नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में अप्लाई होंगे। हाँ, जब क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करोगे क्वेश्चन की बैलेंस शीट को आंसर के अंदर, तो 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना है। नंबर 2 नॉन करंट एसेट्स में पीपी के नीचे एक लाइन छोड़नी है कि अगर गुडविल निकल के आई तो वहां लिख देंगे। और नंबर 3 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो होल्डिंग के यहाँ लिखे हुए वो नहीं लिखनी, वो आंसर की बैलेंस शीट में नहीं लिखनी, क्योंकि होल्डिंग की जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी में, वो कट जाती है कैपिटल वाले अमाउंट से। मैं सिखा चुका हूं ऑलरेडी आपको। अब लग रहा है ना आपको, लग रहा है ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या चीज है, पहले से जानते हो। गुडविल क्या चीज है, लाइन जिसके लिए छोड़ रहे हैं, पहले से जानते हो। कैपिटल की से क्या कट जाती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिखते, पहले से जानते हो। इसलिए तो कह रहा हूं स्मार्ट वर्क कम्स आफ्टर हार्ड वर्क। यही हमारा आज की सीख भी थी आप लोगों के लिए। हाँ, गॉट इट सर, गॉट इट। लेट्स मूव अहेड। चलो, अभी याद रखना, मैं कोई ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूं, बस हमारी ये ट्रिक बुक, ये ट्रिक पीडीएफ अप्लाई कैसे होगी ये सिखा रहा हूं आपको, इसे अप्लाई करने के तरीके सिखा रहा हूं बच्चों पार्टी। यस सर जी। चलो, अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक एक करके बढ़ना है सर जी, एक एक करके आगे बढ़ना है सर जी। शेयर कैपिटल के सामने जो हमारा अमाउंट आएगा वो कौन सा होगा, एच कंपनीज, मतलब जो होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल है, वही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में भी आएगी। जो होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल है
वही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आ जाएगी उठ करके। तो सर फिर कंसोलिडेशन हुआ ही क्या? कंसोलिडेशन का मतलब तो होता है होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों का जोड़ के लिख देना। यहां पे होल्डिंग की कैपिटल 5 लाख है, सब्सिडरी की 2.5 लाख है, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट उनकी दोनों की इकट्ठी बैलेंस शीट में 7.5 लाख आना चाहिए। और आप कह रहे हो केवल होल्डिंग वाला 5 लाख आएगा, सब्सिडरी वाला 2.5 लाख कहां जाएगा? अरे मैंने तुम्हें बताया था रे, ये सब्सिडरी की 2.5 लाख की कैपिटल में जो होल्डिंग का हिस्सा है, ये सब्सिडरी की 2.5 लाख की कैपिटल में जो होल्डिंग का हिस्सा है वो तो कट जाता है इन्वेस्टमेंट से। अब ये एनसीआई काटी ना एसेट साइड, दूसरी साइड क्या कटेगी? ये कैपिटल। और जो माइनॉरिटी का हिस्सा है इस सब्सिडरी की इस 2.5 लाख की कैपिटल में, वो यहां नीचे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आएगा अलग से। ओहो हो, आ रहा है समझ? हाँ, विद लॉजिक समझ आएगी अब आपको ये ट्रिक्स, विद लॉजिक समझ आएगी। तो शेयर कैपिटल के अंदर बच्चा पार्टी व्हाट यू हैव टू डू इज कुछ भी नहीं, होल्डिंग की जो शेयर कैपिटल है, एच कंपनी की इंडिविजुअल बैलेंस शीट की जो शेयर कैपिटल है, वही एच और एस की दोनों की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में भी जाएगी। क्योंकि सब्सिडरी की जो कैपिटल है उसमें होल्डिंग वाला हिस्सा एनसीआई से कट जाता है और माइनॉरिटी वाला हिस्सा अलग दिखाया जाता है, अलग दिखाया जाता है। तो ये तो हम पहले ही निकाल लेते हैं कि होल्डिंग का हिस्सा कितना है, माइनॉरिटी का कितना है। फॉर एग्जाम्पल 80-20 है, वो तो पहले निकाल लेते हैं, ठीक है सर। सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस, ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा बच्चा पार्टी, इसकी चिंता ना करो तुम ज्यादा। सर यही तो हमें सबसे ज्यादा पकाता था, रिजर्व एंड सरप्लस, इसने तो खून पिए हमारे सबसे ज्यादा, इसे बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकालेंगे। क्वेश्चन जब करेंगे तब बता दूंगा कैसे, ठीक है सर। तीसरा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला पहले समझा चुका हूं आपको कि सब्सिडरी की कैपिटल, कैपिटल एस का मतलब सब्सिडरी की कैपिटल प्लस आरएसएस का मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, सब्सिडरी के रिजर्व सरप्लस, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, दोनों आते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, बताया था आपको। हाँ सर। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, इस सब में जो माइनॉरिटी की परसेंटेज है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा। पहले ही सिखा चुका हूं, पहले ही सिखा चुका हूं माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या क्यों कैसे। यहां पे तो बस ट्रिक में फॉर्मूला लगा दो उसका, बस क्या सिखाया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फॉर्मूला। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फॉर्मूला मतलब जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनका सब्सिडरी में क्या क्या है, उनको सब्सिडरी में क्या क्या मिलेगा भाई? कैपिटल में हिस्सा, जो भी उनकी परसेंटेज है वो, अपना रिजर्व सरप्लस में हिस्सा, प्री हो चाहे पोस्ट हो सब में मिलता है। हाँ, और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में हिस्सा, लॉस है तो रिवैल्यूएशन लॉस माइनस हो जाएगा। तो सब्सिडरी के कैपिटल में सब्सिडरी के रिजर्व सरप्लस जोड़ दो एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो, और जो भी माइनॉरिटी की परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे उदाहरण के तौर पे देखो, सब्सिडरी की कैपिटल कितनी है? 2.5 लाख, प्लस सब्सिडरी का रिजर्व सरप्लस कितना है? 1 लाख। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस इस क्वेश्चन में है नहीं, तो 2.5 और 1 क्या हुआ? 3.5 इंटू माइनॉरिटी की परसेंटेज है 20%, 70,000, ये आ गया आपका आंसर 70,000। ओ माय गॉड, सब्सिडरी कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस माइनस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस इनटू माइनॉरिटी की परसेंटेज, ये हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। झंझट खत्म, झंझट खत्म। 10 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे पेपर में सॉल्व करने के लिए, कंसोलिडेटेड की बैलेंस शीट बनाने के लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे 10 मिनट तो, बहुत ज्यादा। उसके बाद प्यारे बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग में होल्डिंग और सब्सिडरी का जोड़ के लिख दो सीधा, बस। ये कोई अलग से कोई क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट दे रखी हो तो उसे डील करके चल लेंगे, कोई ऐसी आफत नहीं उसके अंदर, ठीक है सर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, होल्डिंग और सब्सिडरी का जोड़ दो, बात खत्म। इस क्वेश्चन में 0 0 0 0 है तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। ट्रेड पेबल्स में क्या करना है? वही होल्डिंग और सब्सिडरी के जोड़ दो, होल्डिंग और सब्सिडरी के जोड़ दो। सर आपने क्या लिखा हुआ है? H प्लस एस मतलब होल्डिंग के ट्रेड पेबल प्लस सब्सिडरी के ट्रेड पेबल, ये क्या है सर? माइनस इंट्रा ग्रुप बैलेंस। अगर होल्डिंग और सब्सिडरी का आपस में कुछ लेन देन बकाया है, होल्डिंग को सब्सिडरी से कुछ पैसे लेने हैं या सब्सिडरी को होल्डिंग से कुछ पैसे लेने हैं, वो आपस का लेन देन हटा देना प्यारे बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल्स में से भी और ट्रेड पेएबल्स में से भी। वो आखिरी 8वां स्टेप जो लिखवाया था आपको। क्यों? पहले अलग अलग थे तो एक दूसरे से लेना देना बनता था, अब एक हो गए तो अपने आप से कैसा लेना कैसा देना। ट्रेड पेएबल का क्या मतलब होता है? जो चुकाना है। ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब होता है? जो लेना है। जब अलग अलग थे तो चुकाना भी था लेना भी था एक दूसरे से, अब हो गए एक तो कैसा चुकाना कैसा लेना। तो आपस का जो बैलेंस है, आपस का लेन देन है, उसे हटा देना। ट्रेड रिसीवेबल्स में भी होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस इंट्रा ग्रुप बैलेंस यानी आपस का लेन देन, और यहाँ ट्रेड रिसीवेबल्स में भी होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस इंट्रा ग्रुप बैलेंस यानी आपस का लेन देन। ठीक है सर। होल्डिंग को बाहर वालों से जो लेना देना है वो आएगा, सब्सिडरी को बाहर वालों से जो लेना देना है वो आएगा, आपस का लेना देना हट जाएगा क्योंकि अब वो एक हो गए, अब वो एक हो गए। तो इस क्वेश्चन में होल्डिंग के ट्रेड पेबल 175, सब्सिडरी के 50,
आपस का लेन देन था नहीं, तो 175 प्लस 50 माइनस 0 225 ये आ गया। ओ माय गॉड, इज दिस कंसोलिडेशन, इज दिस कैरी? इसके बारे में हमारे जो ये बन गए, एक साइड पूरी होगी बैलेंस शीट की। और याद रखना केवल इस क्वेश्चन की बात नहीं है, ये पूरे स्टडी मेटेरियल आरटीपी वाई, क्योंकि एक साइड खत्म हो गई। यही ट्रिक लगेगी सब पे। माय गॉड, इससे बच्चे खौफ खाते हैं सर। हाँ, इसके लिए बच्चों ने जो है टीचर्स ने जो है कंसोलिडेशन का भूत बना। वो भैया देखो, दो तरीके के डॉक्टर होता है, एक जो इलाज करता है, एक जो फायदा उठाता है आपकी बीमारी का। उसको पता है आप डरे हुए हो, दवाई खिलाया जाएगा, खिलाया जाएगा, खिलाया जाएगा। तो अब आप समझ जाओ बच्चा पार्टी, दिस इज कंसोलिडेशन। स्टडी मैथ के क्वेश्चन यूं होंगे, यूं बस अब ये एसेट साइड और समझा दूं। मैं खुद मेरे हाथ फटफड़ा रहे हैं इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको सारे क्वेश्चन दनादन कराने के लिए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सर। भाई आपको फील होना चाहिए, मुझे तो फील हो रहा है। मुझे कोई अपने टाइम पे ऐसा कंसोलिडेशन दे देता, मजा आ जाता। हमें तो पता नहीं क्या क्या कंसोलिडेशन, कैसे कहां से क्या ही समझा कंसोलिडेशन में, क्या आफत थी पता नहीं, कैसे बताएं। और ऐसा नहीं कि वो टीचर्स करा नहीं सकते ऐसे, अरे ऐसा नहीं होता भाई। दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 30 साल से पढ़ा रहे हैं। दे कैन डू इट, ऑफ कोर्स दे कैन, बट दे वोंट। दिस इज द मेन पॉइंट। नेक्स्ट हमारी एसेट साइड आती है। पहले करंट एसेट डील कर लेते हैं, सिंपल सी चीज है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए होल्डिंग प्लस सब्सिडरी, ट्रेडिशनल बता दिया, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस इंटर ग्रुप बैलेंस। इन्वेंट्रीज के लिए क्या करना है, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस स्टॉक रिजर्व। अब ये क्या है सर, अब ये स्टॉक रिजर्व क्या है सर, ये लो प्यारे बच्चों, लेट सपोज प्यारे बच्चों, होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड सेल किए थे, ठीक है सर, 1 लाख रुपए के 10% के प्रॉफिट पर। यानी होल्डिंग ने ये गुड्स 1 लाख में खरीदे और 10% जोड़कर अपनी ही सब्सिडरी को 1,10,000 में सेल किया। ऐसा होता है? हाँ, खूब होता है भाई। होल्डिंग सब्सिडरी आपस में एक दूसरे को प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सामान बेचती हैं, खूब होता है ऐसा, खूब चलता है ऐसा, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा सर जी, तो प्यारे बच्चों यहां पर होल्डिंग ने सब्सिडरी से प्रॉफिट कमाया, बोलो 10,000 का, बोलो यस सर, नो, यस सर। अब लेट सपोज ये सामान अभी सब्सिडरी के गोदाम में रखा हुआ है 1,10,000 रुपए का, अभी बिका नहीं है। होल्डिंग की अपनी इन्वेंट्री है 2 लाख रुपए की, ठीक है सर। होल्डिंग के गोदाम में जो सामान रखा हुआ है वो है 2 लाख का, सब्सिडरी के गोदाम में जो सामान बचा हुआ है वो है 1,10,000 का, ठीक है, जो कि होल्डिंग से आया है। था 1 लाख का, होल्डिंग ने अपनी सब्सिडरी को 1,10 में दिया था। तो जब तुम कंसोलिडेशन करोगे, जब होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों की इकट्ठी इन्वेंट्री लिखोगे मिला करके, तो तुम ऐसा लिखोगे, होल्डिंग की इन्वेंट्री 2 लाख प्लस सब्सिडरी की इन्वेंट्री 1,10,000 माइनस होल्डिंग ने सब्सिडरी से इस इन्वेंट्री पे जो प्रॉफिट कमाया है 10,000। 2 + 1 10, 3 10 माइनस 10, 3 लाख लिख करके चलोगे। ये 10,000 हटा दोगे इन्वेंट्री में से। सब्सिडरी की इस इन्वेंट्री में 10,000 रुपए का वो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है जो होल्डिंग ने अपनी ही सब्सिडरी से कमाया है। वो कोई अच्छा पक्का प्रॉफिट नहीं है बच्चा पार्टी, वो कोई पक्का प्रॉफिट नहीं है। क्यों? पहले अलग अलग थे तो ठीक है, अब एक हो गए, अपने आप से कैसे कोई प्रॉफिट कमा सकता है? इस छोटी सी बात को समझो बस। अलग अलग थे तो ठीक है, एक ने कमा लिया दूसरे से, अब एक हो गए, अपने आप से कैसा प्रॉफिट? मैं कहूं मैं अपना मोबाइल 20,000 वाला अपने आप को ही 1 लाख में बेच देता हूं, 80,000 का प्रॉफिट दिखा देता हूं अपनी बुक्स में। या कोई बड़ी चीज ले लो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गाड़ी है जिसकी वैल्यू 10 लाख है, मैं उस गाड़ी को अपने आप को ही सेल कर देता हूं 20 लाख रुपए में, 10 लाख का प्रॉफिट दिखा देता हूं अपने P&L में, और बैंक से कहता हूं देखो मेरा 10 लाख का प्रॉफिट है, लाओ मुझे लोन दो। है बेवकूफी है नहीं? जब होल्डिंग सब्सिडरी अलग अलग थे तो ठीक है, अब एक ही है तो अपने आप से कैसा प्रॉफिट? इसलिए ये हटाना पड़ता है। तो सर इन्वेंट्री से तो हटा देंगे यहां पे, इसे स्टॉक रिजर्व या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट URP कहते हैं। ये जो होल्डिंग ने अपनी सब्सिडी से प्रॉफिट कमाया इसे स्टॉक रिजर्व या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। सर रिवर्स केस भी तो हो सकता है, सब्सिडी तो होल्डिंग से कमा सकती है, वो भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, डोंट वरी। स्टॉक रिजर्व या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हटा देते हैं। अनरियलाइज्ड मतलब नकली प्रॉफिट, स्टॉक रिजर्व मतलब स्टॉक में छुपा हुआ प्रॉफिट, इस 1,10 में छुपा हुआ प्रॉफिट, उसे हटा दो, माइनस कर दो। तो सर ठीक है, एक इफेक्ट तो आपने यहां दे दिया, दूसरा इफेक्ट रिजर्व सरप्लस से माइनस होगा ना, ये होल्डिंग का ये प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट यानी रिजर्व सरप्लस कम होगा।
दूसरा इफेक्ट वहां जाएगा क्योंकि नकली प्रॉफिट होल्डिंग ने कमाया। तो एक तरफ सब्सिडरी की इन्वेंट्री से कम करो यानी होल्डिंग यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेंट्री से माइनस करो 10,000 और दूसरी तरफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस से माइनस करो 10,000। लेकिन वो करना नहीं क्योंकि रिजर्व सरप्लस तो हम बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकालेंगे जो भी आएगा फाइनल, उसमें सारी एडजस्टमेंट्स खुद ही हो चुकी होंगी। ओह माय गॉड। हाँ प्यारे बच्चों, यस यस प्यारे बच्चों, यस प्यारे बच्चों। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सीधा होल्डिंग प्लस सब्सिडरी, ट्रेडिसेबल होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस आपस का लेन देन, इन्वेंट्री होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस आपस से जो प्रॉफिट कमाया वो हटा दो, वो नकली है। आपस में जो प्रॉफिट कमाया वो हटा दो, वो नकली है बच्चा पार्टी, असली नहीं। ठीक है, नेक्स्ट नॉन कंटिन्यूअस में मैंने कह दिया लिखेंगे नहीं। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा करके चलेंगे हम इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे गुडविल आ सकती है जिसके लिए मैंने आपको बताया, एक लाइन हम छोड़ करके चलेंगे। ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं? ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमें क्या करना होता है, दो चीजों का कंपैरिजन करना होता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी हमने पे क्या किया, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स यानी पे करने के बदले जो शेयर्स हमें मिल रहे हैं उन शेयर्स की वैल्यू क्या है, जो मैं पूरा आपको समझा चुका हूं कॉन्सेप्चुअल पार्ट में। शेयर्स खरीदने के बदले आपको क्या मिलता है, कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस में हिस्सेदारी। उसको कंपेयर कर लीजिए कि आपने जो पे क्या किया है। अगर पेमेंट ज्यादा है तो गुडविल, और अगर पेमेंट कम है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है सर, तो यहां पर एक लाइन छोड़नी है और हमें ये वाली ट्रिक जो है रेड वाली, ये रफ में लगा करके पहले चेक करनी है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर कर लेना। अगर सीओआई ज्यादा आ रही है तो यहां लिख देंगे गुडविल, नहीं आ रही है सीओआई ज्यादा, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है तो कुछ भी नहीं करना, वो रिजर्व सरप्लस में, कैपिटल रिजर्व में। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है तो कुछ नहीं करना, वो फिर आपको ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व जाता है, वो रिजर्व एंड सरप्लस में ऑलरेडी बैलेंसिंग फिगर में एडजस्ट हो चुका होगा। ठीक है सर, ये बस कुछ नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने। सब्सिडरी के कैपिटल, सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन रिजर्व और प्रॉफिट, और प्लस माइनस सब्सिडरी का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस इनटू होल्डिंग की परसेंटेज। वही जो आपको सिखाया था इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए। तो ये जो लाइन हमने छोड़ी है यहाँ पे हम क्या करेंगे, रफ में जाकर के सीओआई और इंट्रिंसिक वैल्यू को, या रफ में क्यों जाकर के नोट्स टू अकाउंट्स में जाकर के नोट्स टू अकाउंट्स बना लेंगे जब भी फाइनली प्रेजेंट करना ही है। तो सीओआई और इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करेंगे, जो भी अगर सीओआई ज्यादा है तो यहाँ गुडविल के तौर पे लिख देंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं करना, वो अपना रिजर्व सरप्लस में वहाँ आ जाएगा। नोट्स टू अकाउंट्स तो खैर शो कर ही देना, चाहे गुडविल आ रही हो चाहे कैपिटल रिजर्व। ये इंट्रिंसिक वैल्यू का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब्सिडी की कैपिटल प्लस उसके प्री एक्वेशन वाले रिजर्व प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस में हिस्सेदारी इनटू परसेंटेज, एच का मतलब है होल्डिंग की परसेंटेज। ठीक है सर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीपीई, फिक्स्ड एसेट्स हमारे होल्डिंग वाले उठाओ, उनमें सब्सिडरी वाले जोड़ दो, अगर रिवैल्यूएशन हुआ है उस पर कुछ प्रॉफिट है प्लस कर दो, लॉस है कुछ माइनस कर दो, और डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। डेप्रिसिएशन नई वाली फिगर पे माइनस करना रिवैल्यूएशन के बाद, ये भी सिखाया गया आपको, नई वाली फिगर पे माइनस करना रिवैल्यूएशन के बाद। डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड फिगर, क्योंकि नई फिगर आ गई तो नई फिगर पे डेप्रिसिएशन लगेगा, सीधी सी बात। खत्म सर जी, खत्म। ये हो गया आपकी कंसोलिडेशन की ट्रिक समाप्त, दिस इज ओवर। शेयर कैपिटल में क्या, होल्डिंग वाली आ जाएगी, सीधी उठा के 5 लाख। रिजर्व सरप्लस में अपना ये बैलेंसिंग फिगर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सब्सिडी की कैपिटल और रिजर्व सरप्लस और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस इनटू माइनॉरिटी की परसेंटेज। लॉन्ग टर्म बोरिंग होल्डिंग प्लस सब्सिडी, शॉर्ट टर्म बोरिंग होल्डिंग प्लस सब्सिडी, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल होल्डिंग प्लस सब्सिडी माइनस इंट्रा ग्रुप बैलेंस आपस का लेन देन। ठीक है सर, ट्रेड इन्वेंट्रीज होल्डिंग प्लस सब्सिडी में से आपस में जो प्रॉफिट कमाया वो हटा दो, स्टॉक रिजर्व या अनरियलाइज प्रॉफिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होल्डिंग प्लस सब्सिडी। अब ये जो एक लाइन छोड़ी इसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे और देखेंगे उसमें सीओआई और इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करेंगे। सीओआई ज्यादा है तो गुडविल तौर पे लिख देंगे, अगर कैपिटल रिजर्व आ रहा है तो नोट्स टू अकाउंट्स बना के छोड़ देंगे, बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना, रिजर्व सरप्लस में बैलेंसिंग फिगर में अपने आप आ जाएगी, सब करेंगे, डोंट वरी। और पीपी निकालने का तो बहुत ही सिंपल तरीका है यार, होल्डिंग के फिक्स्ड एसेट्स प्लस सब्सिडी के फिक्स्ड एसेट्स प्लस माइनस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस और डेप्रिसिएशन माइनस कर दो रीवैल्यूड फिगर पर, बस। और ये बदलेगी नहीं ट्रिक, आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस पर यही अप्लाई होगी, यही लागू होगी, ये बदलेगी नहीं। तो आज जो मैंने अभी समझाया है आपको, लो जैसे अभी ये देख लो,
पीपी 5 और 3, होल्डिंग के जोड़े 5, सब्सिडी के जोड़े 3, 5 और 3 हो गए 8। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस और डेप्शन इस क्वेश्चन में था नहीं। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा थी इसलिए हमने यहाँ गुडविल में कुछ नहीं लिखा, कैपिटल रिजर्व में वहाँ रिजर्व सरप्लस के बैलेंसिंग फिगर में एडजस्ट हो गया। करंट एसेट्स 155 और 1,02,55 इकट्ठे दे रखे थे, अलग अलग ब्रेकअप नहीं दिया था इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। स्टॉक रिजर्व और इंटरग्रुप बैलेंस कुछ था नहीं कि उन्हें माइनस करते। ठीक है सर, तो ट्रिक ये कॉम्प्रिहेंसिव ही है। आपने देखा इस क्वेश्चन में कुछ आइटम्स थे नहीं, आने वाले क्वेश्चंस में वो आइटम भी आ जाएंगे एक एक करके, बस इतना फर्क पड़ेगा। ट्रिक कॉम्प्रिहेंसिव है, यही रहेगी। तो आज मैंने समझा दिया ट्रिक काम कैसे करेगी, प्रेजेंट कैसे करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन कैसे शो करेंगे, ट्रिक्स कैसे है, और ट्रिक का लॉजिक जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ उससे लिंक कर दिया है मैंने। और एक क्वेश्चन भी लगे याद हो ही गया, इलस्ट्रेशन 10 आपका। आप चाहो तो आज एक होमवर्क लिख लीजिए, इस इलस्ट्रेशन 10 को प्रॉपर सॉल्यूशन में आपको लिखना है, प्रॉपर सॉल्यूशन में। क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करो फॉर्मेट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख लो, पीपी के नीचे एक लाइन छोड़ दो और एनसीआई मत लिखना। उसके बाद नोट नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके और फाइनल फिगर्स, और जो भी ये ट्रिक है ये नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते जाओ, जो फिगर आती जाए वो वहाँ पुट करते जाओ आंसर में। ये ट्राई करना है एक बार आप आज। ठीक है सर, तो अभी के लिए इतना ही। मुलाकात चर्चा करेंगे आगे की अगले लेक्चर के अंदर। कोई डाउट हो कनेक्ट कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।